direct Israel-Iran conflict and India's interest. तो इसराइल और ईरान में जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और यहाँ पर किस प्रकार से इंडियाज़ का इंटरेस्ट उसके फेवर में है या उसको हैम्पर कर रहा है, दैट वी हैव टू सी व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़. Amid rising tension in West Asia allowing Iran's missile strikes on Israel. तो अभी जो वेस्ट एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया कहें या मिडिल ईस्ट एशिया कहें जहाँ पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किया है इजराइल पर, इंडिया हैज़ अर्ज्ड फॉर रिस्ट्रेंट एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविलियन सेफ्टी. तो भारत ने इस चीज़ को थोड़ा अर्ज करके बोला है कि जो भी हो रहा है रिस्ट्रेंट कर रहा है और बता रहा है कि देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ सिविलियन सेफ्टी आल्सो. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स has issued a travel advisory recommending Indian citizens to avoid non-essential travel to Iran and remain alert. और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये सभी ट्रैवलिंग रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट या टूरिज़म रिलेटेड जो ईरान की ओर जा रहे हैं, चाहे स्पेशली मिडिल ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर अवॉइड करने के लिए बोला गया कि नो इंडियन सिटीजन शुड गो इन दैट एरिया for a particular period of time. Similarly, the Indian embassy in Tel Aviv has advised its nationals to follow local safety measures. और साथ में इंडियन एम्बेसी जो तेल अवीव इज़राइल में है वहाँ पे एडवाइस किया है कि अपने नेशनल्स को कि आप अपना लोकल सेफ्टी मेजर्स बना के रखें एंड मेंटेन कम्युनिकेशन विद द एम्बेसी. जो वहाँ पर हैं इंडियन नेशनल्स जो इज़राइल में है वो अपना एम्बेसी के साथ अपना कांटेक्ट भी बना कर रखें. सो दिस इज़ द मेन इशू इन द न्यूज़. नाउ लेट अस सी अबाउट इट. आपको पता है द रेड सी लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया एंड सर्व्स एज एन इनलेट टू द इंडियन ओशियन. यदि आप मैप देखेंगे, यदि इफ़ इन दिस रीजन इफ़ इट इज़ द मैप ऑफ अफ्रीका और यहाँ पर आपका this is your Arabian Peninsula है. In this region this is your Red Sea और इज़राइल यहाँ पर है. this is your इज़राइल, ये मेडिटेरियन सी आ जाता है and the upper portion is ये यूरोप है और ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये आपका इज़राइल है और ईरान इज़ इन दिस रीजन, ईरान. ठीक है. और ये रेड सी आप यू कैन बी एबल टू सी दैट दिस इज़ योर ये रेड सी है. सो द रेड सी लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया. एशिया जो ये रीजन है अरब का रीजन, ये एशिया का पार्ट है और इसको साउथ वेस्ट एशिया ध्यान में रखेंगे. इट इज़ वेरी मच नेसेसरी. वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट सब तीनों एक ही चीज़ है. टू द साउथ ऑफ इट कनेक्ट्स टू द इंडियन ओशियन वाया द बाबल मांडव स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ आर्डेन. इस रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर बाबल मांडेव स्ट्रेट है. दिस रीजन हैज़ बाबल मांडेव स्ट्रेट, बाबल मांडेव स्ट्रेट. फिर उसके बाद गल्फ ऑफ आर्डेन आते हुए यहाँ पे गल्फ ऑफ आर्डेन रहेगा. फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे इंडियन ओशियन में आ जाते हैं. तो यहाँ पे टू द साउथ ऑफ इट, ये जो आप देख रहे हैं रेड सी के साउथ में देखेंगे यहाँ पर क्या है, देयर इज एन बाबल मांडव स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ आर्डेन और थ्रू दैट इंडियन ओशियन में आया जा सकता है. और भारत आपका यदि देखेंगे तो भारत फिर यहाँ पर आपको है. दिस इज़ द वे. तो यहाँ पर देयर इज एन लेट मी चेंज द लिटिल बिट कलर. देन इंडिया इज़ इन दिस साइड एंड बिकॉज ऑफ दैट येस या इंडियन ओशियन में आने का ये रहता है. तो क्या आपको लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कि रेड सी अभी जाना और मिडिल ईस्ट अभी इन दैट केस जाना, ट्रेडिंग इस एरिया में होना, बाई चांस मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं और मिसाइल का अटैक किसी शिप पे गिर जाता है तो वो जितने भी ट्रेडिंग हो रहे हैं उस जगह पर अफेक्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि अभी राइट नाउ मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक, ट्रेड एंड ऑल लाइफ इवन देन देयर इट इज़ व्हाट एट स्टेक, मतलब कि अफेक्ट हो चुका है. To the north of it includes the Gulf of Aqaba and the Gulf of Suez which lead to the Suez Canal. आपने जो देखा अभी
वट एवर रेड सी देखा, रेड सी के टॉप मोस्ट पोर्शन पर यहाँ पर आपने दिस साइड यू हैव सीन द पार्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज़ योर रेड सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ पे इस रीजन में आपका क्या है, सुएज़ कैनाल और गल्फ़ ऑफ अकाबा, सुएज़ कैनाल एंड गल्फ़ ऑफ अकाबा। तो ये सारा जो गल्फ़ ऑफ अकाबा, ये सारा जो है सुएज़ कैनाल और गल्फ़ ऑफ अकाबा भी आपको अफेक्ट होगा। तो ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया हैज़ बीन एस्केलेटेड विद ईरान्स मिसाइल अटैक्स ऑन इज़राइल। अभी आपने देखा था कि इज़राइल इज़ हिजबुल्ला को जो मिलिटेंट ग्रुप है दैट इज़ अटैकिंग इन द लेबनान, और वहाँ पर नसरल्ला को मारने के पश्चात व्हाट वी हैव सीन, इज़राइल और जो हिजबुल्ला इज़ समवेयर अंडर द आई सेड दैट सपोर्टेड बाय दिस ग्रुप इज़ सपोर्टेड, मिलिटेंट ग्रुप इज़ सपोर्टेड बाय ईरान। तो वहाँ पे ईरान को थोड़ी सी दिक्कत हुई एंड एट आई सेड एट एवरी लेवल। तो उन्होंने क्या किया, देयर इज़ एन आई सेड दैट अटैक ऑन, उन्होंने अटैक किया इज़राइल पर। तो कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया हैज़ एस्केलेटेड विद ईरान मिसाइल अटैक ऑन इज़राइल, promoting the Israeli military to shift its focus from Hamas in Gaza to the more significant threat posed by Hezbollah in Lebanon। तो यहाँ पर थोड़ी सी सिग्निफिकेंट शिफ्ट करने के लिए और एक प्रकार से अपना as far as the statement which has come from the I said फ्रॉम द ईरान, उन्होंने अपना बदला लेने के लिए केवल इतना लिया है कि हिजबुल्ला के चीफ को नसरल्ला और कुछ और दूसरे बदलों को लेने के लिए उन्होंने किया है। तो ये यहाँ पर इट प्रॉम्प्टिंग द इजरायली मिलिट्री टू शिफ्ट इस फोकस, अपना फोकस जो हमास जो गाजा में था, जहाँ पे हमास जो गाजा में उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप है हमास गाजा में, वहाँ से शिफ्ट करे एंड थोड़ा सा उनको लगे कि ये थ्रेट है इजराइल के ईरान से भी, तो अपने जो जिस प्रकार का मिलिट्री एक्शंस लगातार ले रहे हैं इजराइल, उसको शिफ्ट करने के लिए है। रिसेंटली अ सिग्निफिकेंट मिसाइल अटैक फ्रॉम ईरान टारगेटेड इजराइल ओवरनाइट, और ये मतलब विदाउट एनी वार्निंग ये इज़राइल पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है, जबकि जनरली देयर शुड बी एन आई सेड दैट वार्निंग देकर इसको किया जाता है। लीडिंग एनालिस्ट टू प्रेडिक्ट पोटेंशियल इजरायली रिटेलिएशन, और उसके वजह से अब जो हमारे एनालिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि यस यहाँ पर इजरायली रिटेलिएशन इनके अगेंस्ट जवाब काफ़ी ज़्यादा जोरदार देंगे, विच कुड further expand the conflict. This escalation follows the assassination of Hezbollah leader। और ये जो आज के डेट में जो फाइट इतनी तेज़ बढ़ गई है बिटवीन ईरान एंड इज़राइल, इसका मेन रीज़न है असैसिनेशन ऑफ हिजबुल्ला लीडर हसन नसरल्ला, कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजनल इंस्टेबिलिटी। और वहाँ पर जो रीजनल वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। द वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजेस कंसर्न्स अबाउट ट्रेड डिसरप्शन, particularly since Hezbollah maintains close relation with the Houthi rebels in Yemen। और साथ में ये और भी हौथी जो येमेन है, ये आपको आप जब जाकर मैप में देखेंगे, येमेन गल्फ़ ऑफ बाबल मांडेब स्ट्रेट है, वहाँ पर येमेन है, और उस जगह पर एक अगेन दोबारा मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है जो येमेन में है हौथी। और जो लेबनान जो है, आप यदि इस मैप को देखें तो इज़राइल जो है, इज़राइल यहाँ पर है, दिस इज़ योर इज़राइल, और उसके ऊपर में आपका यहाँ लेबनान है और येमेन यहाँ पर है। तो येमेन जो है यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप जो है आपका हौथी येमेन में है, वाई से येमेन लिखा और एच से हौथी, और लेबनान में हिजबुल्ला था। तो हिजबुल्ला ग्रुप का काफ़ी अच्छा रिलेशन है किसके साथ, हौथी जो रिबेल्स हैं येमेन में, यस, हु आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन वेसल्स इन द रेड सी। और रेड सी में जो कोई वेसल्स, कोई शिप और कोई एनी कार्गो जाता है तो उस पर वो उनका अटैक के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हौथी।
फियर्स ऑफ प्रोट्रैक्टेड रेड सी डिसरप्शन। ये फियर दिखाता है कि रेड सी में जो डिसरप्शन है, लगभग लगता है जो ट्रेड से रिलेटेड जो है डिसरप्शन है या कोई और फर्दर जो मूवमेंट है इस एरिया में लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। दैट इज़ प्रोट्रैक्टेड मीन्स लॉन्ग टाइम इट विल बी देयर। Exporters have expressed long-standing concerns regarding a direct conflict between Israel and Iran। तो जो एक्सपोर्टर हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है ये कंसर्न कि ये लगभग ये जो कॉन्फ्लिक्ट है डायरेक्ट ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा एंड इट विल डिसरप्ट द इकोनॉमी इन दिस एरिया एंड ट्रेड, fearing it could lead to extended disruption of the Red Sea shipping routes और रेड सी शिपिंग रूट्स को लंबे समय तक ये अफेक्ट करके रखेगा। India is particularly susceptible to these disruptions as its trade with Europe, the US, Africa and West Asia valued at over। तो इंडिया इस पर्टिकुलरली ससेप्टिबल है, इंडिया इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली ससेप्टिबल है कि डिसरप्शन होगा। इस डिसरप्शन को लेकर ट्रेड जो है इसके अफेक्ट होगा यूरोप के साथ, यूएस के साथ, अफ्रीका के साथ और वेस्ट एशिया में तो हो ही रहा है तो वहाँ पर भी होगा। $400 billion in financial year 23 largely depends on the Suez Canal and Red Sea routes। तो स्वेज कैनाल और रेड सी रूट्स और आप देख सकते हैं दैट इज़ बाबल मांडव स्ट्रेट, ये सब एरिया से लगभग भारत क्या कर रहा है, इंडिया इज़ डूइंग ट्रेड विद यूरोप, यूएस एंड अफ्रीकन रीजन्स ऑफ वर्थ $400 billion। तो दैट विल बी अफेक्टेड। The involvement of Hezbollah's allies such as Houthi rebels in Yemen amplifies the risk of assaults on vessels navigating this essential trade route। यदि इस ट्रेड रूट से रेड सी से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए यदि कोई ट्रेड रूट और वेसल्स या एनी शिपमेंट, एनी कार्गो यहाँ से क्रॉस करेगा तो हॉथी रिपेल्स कैन अफेक्ट द दिस वेसल्स एंड अफेक्ट द इकोनॉमी। इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स। तो भारत के जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स इस रीजन से हो रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन अगस्त 2024 इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स विटनेस्ड 9% डिक्लाइन लार्जली एट्रीब्यूटेड टू ड्रास्टिक 38% फॉल इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स विच dropped from $9.54 billion in August 2023 to $5.95 billion in to the present time from the August 2023 to the so in August 2024 ये देखा गया कि टोटल ओवरऑल में देखा जाए तो 9% डिक्लाइन हुआ है और उसके लिए सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्ट जो है यहाँ से इस रीज़न के लिए, ये रीज़न इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है लार्जली एट्रीब्यूटेड टू ड्रास्टिक 38% फॉल इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इस रीज़न से जो हो गया है 38% इस रीज़न में डाउन हुआ, ओवरऑल 9% डाउन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और ये कितना है $9.54 बिलियन से लेकर इस साल में 5.95 लगभग 10 से लेकर 6.9 से लेकर 6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इस रीज़न में 38% फॉल हुआ है और ओवरऑल देखा जाए तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अदर वर्ल्ड को देखा जाए तो वहाँ पे टोटल देखकर तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 9% डिक्लाइन को, ओवरऑल डिक्लाइन को 9%। द सर्ज इन शिपिंग कॉस्ट एंड द क्राइसिस इन द रेड सी हैव लेड इंपोर्टर्स to explore alternative sources, negatively affecting the profitability of Indian exporters, especially stand-alone refiners। तो ये जो शिपिंग इस एरिया से जो होता था, इस क्राइसिस रेड सी में जो हो गया है उसके वजह से जो वहाँ पे उस रीजन में अफ्रीका, यूरोप, यूएस में जो इंपोर्टर्स थे जो कि भारत से इंपोर्ट कर रहे थे वो अब उसके लिए वो दूसरे रीजन पे डिपेंड करेंगे और वहाँ से इंपोर्ट करेंगे भारत को छोड़कर। दिस वे इट विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। यूरोपियन मार्केट चैलेंजेस।
तो यूरोपियन मार्केट में क्या चैलेंजेस है? यूरोप अकाउंटिंग फॉर 21% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैज़ फेस्ड चैलेंजेस ड्यू टू राइजिंग शिपिंग कॉस्ट। यूरोप को जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट के द्वारा उनको जो पेट्रोल मिलता है, यूरोप को 21% उनके डिमांड का मिलता है। इसका मतलब है कि वो टोटली जो है अफेक्ट होगा इंडिया के पेट्रोल एक्सपोर्ट को, क्योंकि इंडिया क्या करता है, दूसरी जगहों से कच्चा तेल लेकर, रॉ ऑयल लेकर, क्रूड ऑयल लेकर उसको रिफ़ाइन करता है बड़े स्तर पर, फिर उसके बाद रिफाइंड ऑयल को वो एक्सपोर्ट करता है। तो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है और उसको क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, इंडिया उसको इंपोर्ट करता है, अपने देश में मंगाता है। उसके बाद इसको रिफ़ाइन कर देता है। उसमें से कई तेल, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल, वैसलीन, बहुत सारे प्रोडक्ट, केमिकल्स निकलते हैं और उसको फिर उसमें से ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। वो फिर वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो इट विल बी अफेक्ट। तो a report from CRISIL in February 2024 indicated that these increased costs would diminish profit margins for petroleum exporters. इसकी वजह से क्या होगा, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो मार्जिन है, प्रॉफिट की मार्जिन, वो कम होगी, exacerbating the difficulties for Indian exporters. और इंडियन एक्सपोर्टर्स की जो लॉस को और भी वो एक्सरबेट कर देगा, बढ़ा देगा, डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ा देगा। Despite a 6.8% rise in India's overall exports to the European Union, despite a 6.8% rise in India's overall exports to the European Union this year, certain sectors including machinery, steel, gems, jewelry and footwear have experienced decline. तो देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन जो हैं, जो यूरोप के जो डेवलप्ड नेशन है उनका यूनियन है, वहाँ पे लगभग 6.8% ज्वेलरी में हो, फुटवेयर में हो, मशीनरीज में हो, स्टील में है, डिक्लाइन आया है। द escalating फ्राइट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू फर्दर बर्डन इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस कर वजह से अब आप क्या करेंगे, किसी और रूट से आप उस माल को ले जाके यदि यूरोप को देते हैं तो उससे कॉस्ट बढ़ जाता है और ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फर्दर और बर्डन करेगा। दैट रिलाई ऑन हाई वॉल्यूम लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स। तो ये जो है कि रिलाई ऑन हाई वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजें और एक्सपोर्ट जो है वो लो वैल्यू करके, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर देम टू रिमेन कम्पिटिटिव। तो वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को करना क्या होगा कि लो वैल्यू, अपने कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स को कम करना होगा, मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर भेजना होगा, जिससे कि उनका दूसरे मार्केट, दूसरे वर्ल्ड कंट्रीज़ के से वो compete कर सकें और अपने आप को सर्वाइव कर सकें, कि उनकी मार्केट वहाँ बना रहे। सिल्वर लाइनिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इन एशिया। तो सिल्वर लाइनिंग देखते हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इन वेस्ट एशिया। Notwithstanding the ongoing conflict, India's trade with the Gulf Cooperation Council nations increased by 17.8% from January to July 2024. इसके बावजूद भी देखा जाए, नॉट स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ इट, जो ये कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही जो इज़राइल एंड हमास के बीच में गाजा पर चल रहा था, गाजा स्ट्रिप पर, उसके बावजूद भी गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल जो नेशन है वहाँ पे आसपास के जो गल्फ़ के कॉपरेशन वाले हैं, गल्फ़ रीजन वाले, उनके साथ जो इंडिया का है जो 17.8% उनका ट्रेड जनवरी से जुलाई 2024 के बीच में बढ़ा है, एज रिपोर्टेड बाय द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 17.8% भारत का जो ट्रेड है गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के साथ, इस फाइट के बावजूद भी, जो पहले से इज़राइल और हमास के बीच में गाजा स्ट्रिप पे चल रहा था, तब भी बहुत बढ़ा है। India's exports to Iran also rose by 15.2% during the same period, benefiting
from the neutrality of regional players like Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, Qatar, who have remained uninvolved in the conflict. तो इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू ईरान ऑल्सो रोज बाय 15.2%। इसी सेम पीरियड में जनवरी टू जुलाई 2024 सेम पीरियड में ईरान के साथ भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 15.2% बढ़ा है। क्यों? इसके बावजूद भी कि इस रीजन में सऊदी अरेबिया प्लेयर भी हैं, यूएई भी हैं, कुवैत भी हैं, कतर भी हैं और इनके साथ कोई इन्वॉल्व नहीं है कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद भी इंडिया यहाँ पर अपना ईरान के साथ 15.2% अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। द रिस्क टू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडियाज़ मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो G20 में बात किया गया था कि इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ और यूरोप की तरफ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं रिस्क पे आ गया। G20 में आपने देखा था कि इंडिया से देयर विल बी अ इकोनॉमिक कॉरिडोर विल मूव फ्रॉम द मिडिल ईस्ट में जाएगा, इंडिया से इंडियन ओशन होते हुए मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप की ओर जाएगा। कहीं ना कहीं अब ऐसे फाइट जो होते रहेंगे तो ये इकोनॉमिक ट्रेड कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। The ongoing conflict in West Asia poses a threat to the development of IMEC, India Middle East Economic Corridor, that strategic initiative announced at G20 summit in 2023। क्योंकि जो अनाउंस किया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, समवेयर इट विल बी अफेक्टेड, जो कि अनाउंस किया गया था G20 समिट इन 2023 जो कि इंडिया में हुआ है। द IMEC in India Middle East Europe Economic Corridor plan includes an eastern corridor linking India to the Gulf region। इंडिया से जो गल्फ रीजन को जोड़ना था एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग गल्फ टू यूरोप। तो सिंपल है कि इफ़ आई से इफ़ इंडिया इज़, यदि इंडिया यहाँ पर है, फिर गल्फ़ जो यहाँ पर हैं और ये आपका रेड सी दिख रहा है ये, और ये आपका अरेबियन पेनिनसुला और इसके बाद ये यूरोप है, यहाँ इट इज़ यूरोप। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है कि पहला तो इंडिया से हमें गल्फ़ की ओर जाना है, ये हमारा पहला जो कॉरिडोर है जो लिंक कर रहा है इंडिया टू द गल्फ रीजन, और फिर उसके बाद नॉर्दर्न रीजन से लेकर यूरोप की ओर। तो ये जो दो कनेक्टिविटी हैं दो फेजेस में, सेकेंड फेज़ और ये फर्स्ट फेज़, तो ये दो कनेक्टिविटी IMEC प्लान के अंतर्गत है। यस, दिस इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट फास्टर ट्रेड रूट्स थ्रू अ रेल एंड सीप नेटवर्क। तो यहाँ से आप रेल से जाएं, यहाँ से सीप से जाएंगे इंडिया से गल्फ़ की ओर जाएंगे, और उसके बाद गल्फ़ से लेकर फिर आप कहाँ चले जाएंगे, शिप रूट को लेंगे, फिर रेल रूट को लेंगे। तो इसका मतलब है कि लैंड पे रेल से चलेंगे और समुद्र में शिप रूट से। ये IMEC का प्लान था दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कि एग्जीक्यूट होना था। thereby reducing reliance on the Suez Canal। और IMEC की वजह से Suez Canal का इम्पोर्टेंस डिक्रीज़ हो जाता। However, the escalating conflict threatens to delay or complicate the corridor's advancement, creating uncertainty regarding its future। जो अभी थ्रेट जो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेट जो चल रहा है और बढ़ता जा रहा है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में या तो इस कॉरिडोर को कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेट कर देगा या डिले कर देगा, और इसका फ्यूचर भी डिसाइड करने में दिक्कत होगा। सर्ज इन शिपिंग कॉस्ट ड्यू टू द लॉन्गर ट्रेड रूट्स। अब यदि यहाँ से इफ़ आई से अफ्रीका में इफ़ हम लोग बोले कि ये हमारा अफ्रीका है और यहाँ से हम इस सुएज़ कैनाल से होते हुए इंडिया, ये सुएज़ कैनाल से होते हुए रेड सी, सुएज़ कैनाल से होते हुए यूरोप और दूसरों को है, तो अब इंडिया की शिपिंग जो है अफ्रीका के साउथ में केप ऑफ गुड्स होप से होते हुए जाएगी। इसके वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा और
it will increase shipping cost, it will escalate shipping cost को बढ़ा देगा. However, the escalating conflict threatens to delay, ये तो आपने देख लिया, surge in shipping cost due to the longer trade routes. शायद अब longer trade route करने की वजह से इसकी कॉस्ट और जो शिपिंग कॉस्ट होगी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है होगा वो बढ़ जाएगा. According to the International Monetary Fund (IMF), trade volume through the Suez Canal fell by 50% year over year in the early 2024. देखा गया कि पिछले सालों में क्या है लगभग 50% जो है ईयर ओवर ईयर क्या है इसका इस रूट से जो ट्रेड होता था उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है. वाइल ट्रेड ट्रांजिटिंग अराउंड द केप ऑफ गुड होप इंक्रीज्ड बाय 74%. और जो केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का ये रीजन है, दिस इज़ द केप ऑफ गुड होप. तो ये जो रीज़न है केप ऑफ गुड होप से अब यहाँ पे 74% बढ़ गया है, लेकिन शिपिंग कॉस्ट इससे बढ़ता चला जाएगा. दिस शिफ्ट इज़ रिजल्ट ऑफ डिसरप्शंस इन एसेंशियल शिपिंग रूट्स particularly through the Suez Canal and the Red Sea, forcing vessels to take longer, costlier paths, which have raised shipping expenses by 15 to 20%. ये कहा गया कि बताया जा रहा है कि ये जो शिफ्ट हुआ है ट्रेड रूट, जो फर्स्ट हमारा ट्रेड रूट है, ये जो फर्स्ट पहले सुएज कैनाल होते हुए रेड सी होते हुए जाता था, अब यहाँ से जो सेकंड इस रूट को लेते हुए जब जा रहे हैं तो यहाँ पे जो शिपिंग कॉस्ट है लगभग 15 to 20% बढ़ गया है. दिस राइजिंग कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स. तो इस कारण से जो ये राइजिंग कॉस्ट है वो बढ़ रहा है और इंडिया को वर्ल्ड कंपटीशन में बने रहने के लिए अपनी और भी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो कॉस्ट बढ़ाएंगे तो इनका एक्सपोर्ट घट जाएगा. स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन लो मार्जिन, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं जो कि अपना कॉस्ट कम नहीं कर सकते हैं. 15 to 20% बढ़ जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में मान लीजिए कि वो 100 रुपये में 100 रुपीज़ में वो कोई चीज़ बेच रहे थे और वो लो मार्जिन वाले एक्सपोर्टर्स, तो अब उनको 120 रुपीज़ में अब बेचना पड़ेगा लगभग. तो 120 या 150 रुपीज़ में जब वो दे हैव टू सेल इन द एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड मार्केट, तो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ कॉस्ट रहेगा तो लोग वहाँ से नहीं लेंगे, फिर वो दूसरा कुछ और अल्टरनेटिव दूसरी कंट्री सोचेंगे. तो जो लो मार्जिन वाले जितने भी हैं वो अपना अब 100 है तो 100 से बिलो नहीं जा सकते हैं, उनको 120 ही करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन. यदि 100 से जाएंगे तो उनकी जो है कहीं ना कहीं इनको लॉस हो जाएगा. तो लेकिन हाँ, जो बड़े एक्सपोर्टर हैं वो अपना जो है कॉस्ट को थोड़ा सा 100 का है तो 100 करके ही बेचेंगे, जिससे कि कंपटीशन मार्केट में उनका कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनका पहचान बना रहे एंड दे कैन कीप ऑन एक्सपोर्टिंग. लेकिन लो मार्जिन वाले कम, क्योंकि उनको बेनिफिट ही नहीं होता, लो मार्जिन पे वो बेनिफिट पे काम करते हैं. और साथ साथ में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स एंड बेसिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पर भी इंडियन मार्केट बड़ा लो मार्जिन पे काम करता है, ये भी अफेक्ट होगा. तो वर्ल्ड में यदि कॉटन को देखा जाए तो चाइना प्रोड्यूस करता है, इजिप्ट प्रोड्यूस करता है और इंडिया प्रोड्यूस करता है. तो कहीं ना कहीं चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है टेक्सटाइल को लेकर, क्योंकि टेक्सटाइल में जो यार्न होता है धागा, दैट द यार्न इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया यार्न, और उसके बाद यार्न से ही फैब्रिक बनता है कपड़ा. तो कहीं ना कहीं ये आपका यार्न जो है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन चाइना की तरफ थोड़ा सा और या इजिप्ट तो आपको रेड सी के पास ही है तो थोड़ा सा अफेक्ट तो रहेगा, लेकिन इंडियन मार्केट पे कैसे अफेक्ट होगा वो हम लोग देख रहे हैं. कॉल्स फॉर इंडियन शिपिंग लाइन. इंडियन एक्सपोर्टर्स आर एडवोकेटिंग फॉर the government to establish a national shipping line to lessen dependency on foreign shipping companies. अब इंडियन एक्सपोर्टर्स जो बोल रहे हैं वो इस बात की ओर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपनी शिपिंग लाइन उनको अपनी बनानी चाहिए. इसका मतलब है कि अपनी बनाने का मतलब है कि आप दूसरे कंपनी के जो शिप्स को लेकर आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया हैज़ टू टेक देयर ओन शिप, अपनी शिप बढ़ानी चाहिए और एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की ओर लेकर जाएं,
तो कहीं ना कहीं जो वो मार्जिन दूसरे शिपिंग कंपनी जो ले रही हैं, अपनी प्रॉफिट ले रही हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसीलिए जो हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स, दे आर एडवोकेटिंग, इस बात को जोर दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारी जो डिपेंडेंसी है शिपिंग कंपनीज जो बाहर की हैं, यहाँ पर भारत से जो लेकर जा रही हैं माल को ला रही हैं, उस पर डिपेंडेंसी कम किया जाए और अपनी एक शिपिंग लाइन को तैयार की जाए। Global shipping companies have seen their profits surge amidst the crisis in Red Sea। और ग्लोबल कंपनीज जितने भी शिपिंग कंपनीज हैं जो अभी ये जो क्राइसिस मिडिल ईस्ट में चल रहा है, रेड सी एरिया में, स्वेज कैनाल एंड ऑल, उसमें जो चल रहा है वहाँ पर इस ग्लोबल कंपनीज ने अपनी सुरक्षा के नाते अपना क्या है, उन्होंने अपने जो कॉस्ट को और बढ़ा लिया है और उनकी प्रॉफिट और बढ़ गई है। This initiative is particularly pressing as India's outward remittance on transport service reached over $109 billion in 2022। और ये जो है शिपिंग लाइन अपनी न होने के वजह से हमारा जो इसको रेमिटेंस दिया जा रहा है, शिपिंग लाइन को इनको सर्विसेज दी जा रही है, वो लगभग $109 बिलियन से ऊपर हो चुका है 2022 के डाटा के अनुसार, विद राइजिंग एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज कॉस्ट। और हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो उसका बढ़ता चला जा रहा है। मैनी एक्सपोर्टर्स बिलीव दैट एन इंडियन शिपिंग लाइन वुड सपोर्ट MSMEs। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जितनी कंपनीज हैं वो वर्ल्ड में यदि एक्सपोर्ट करते रहें, यदि इंडियन शिपिंग लाइन यदि आ जाती है तो वो बचे रह जाएंगे, क्योंकि वो लो मार्जिन पर खेलते हैं। उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उनकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है, और कहीं पे भी थोड़ा सा भी कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा तो उनकी प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो जाएगी जीरो, बल्कि माइनस में भी जा सकता है। तो मैनी एक्सपोर्टर्स बिलीव दैट इंडियन शिपिंग लाइन वुड सपोर्ट MSME मिटिगेटिंग द पावर ऑफ फॉरेन शिपिंग। और फॉरेन शिपिंग के पावर जो आज के डेट में बढ़ा हुआ है और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाए जा रहे हैं वो कम होगा। एंड फर्म्स टू सेट टर्म्स स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस, और कहीं भी क्राइसिस आए तो अपने टर्म्स पे उस शिपिंग लाइन को ही अपना यूज़ करें और उनके साथ अपने प्रॉफिट को मैनेज कर सकें।